तो डियर स्टूडेंट, मिडेवल इंडिया की इस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग मिडेवल इंडिया में यानी दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी पढ़ रहे थे। उसमें बहुत सारे टॉपिक को क्लियर किया हम लोगों ने। अब उससे जुड़े हुए कुछ चीज़ें बच गई थी जिसको आज के क्लास में ख़त्म करेंगे। और वो जो टॉपिक है आज के क्लास का वो है अलाउद्दीन का बाजार नियंत्रण, यानी मार्केट कंट्रोल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। जहाँ तक इसके इंट्रोडक्शंस की बात है तो इसमें ये बात कही जा सकती है कि अलाउद्दीन ने अपने निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, या ऐसे नहीं, इसको इस ढंग से पढ़िए, जो यानी ऐसे ही पढ़िए। अलाउद्दीन ने अपने निम्न उद्देश्य जिसमें पहला था सप्रेस ऑफ रिवोल्ट, दूसरा था इंपीरियलिज्म, और तीसरा कह सकते हैं हम लोग विद्रोह का दमन, साम्राज्यवाद, और क्या एक था, चलिए यही दोनों को लेते हैं। इसकी प्राप्ति हेतु, इसको अचीव करने के लिए उसने एक विशाल सेना बनाया। और फरिश्ता के अनुसार उसकी सेना इतनी बड़ी थी कि 4,75,000 सिर्फ अश्वरोही थे। पायक सेना की कोई गिनती ही नहीं थी। ठीक है। और इस सेना को, ये जो सेना थी, इसका अगर वेतन की बात किया जाए तो एक घोड़ा वाले सैनिक को 234 टन का मिलता था वार्षिक। और अगर कोई 2 घोड़ा रखता था तो उसे 234 के अलावा 78 टन का वार्षिक अतिरिक्त मिलता था। यानी 234 तो मिलेगा ही, लेकिन उसके अलावा एक घोड़ा अलग से रखने के लिए उसे अतिरिक्त मिलता था। तो ये वो फैक्टर थे जिस फैक्टर के कारण अलाउद्दीन को बाजार नियंत्रण करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इतने कम वेतन में सैनिकों के दैनिक उपयोग की वस्तुएं नहीं मिल पाती थी, पूर्ति नहीं हो पाती थी। इसलिए ये जरूरी था कि इतने कम वेतन में सैनिकों को उनके आवश्यक वस्तुएं मिल जाए। तो इस उद्देश्य के लिए उसने मार्केट कंट्रोल किया, बाजार नियंत्रण किया। ये वर्तमान समय में इतिहासकारों के अधिकांश वर्गों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी इतिहासकारों के बीच मतभेद है। किस बात का मतभेद है? कि बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि अलाउद्दीन का जो बाजार नियंत्रण था
उसका उद्देश्य सैनिक उद्देश्यों की केवल प्राप्ति नहीं थी बल्कि और भी था। तो इसलिए एक क्वेश्चन बन जाता है कि इतिहासकारों के बीच अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण के संबंध में क्या विचार है। तो इंट्रोडक्शन में ही हम दूसरा शीर्षक ले सकते हैं कि इस परिवेश में इतिहासकारों का क्या विचार है। इतिहासकारों का विचार। इसमें सबसे पहले मोरलैंड आते हैं। मोरलैंड का ये विचार है कि आम जनता को राहत देने के लिए ये बाजार नियंत्रण किया गया था। उसके बाद दूसरा इतिहासकार है वीपी सक्सेना। इनका कहना है कि अलाउद्दीन का ये बाजार नियंत्रण था वो उसके सफल राजनीतिक, अर्थशास्त्री उसे साबित करता है। और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद एक हिस्टोरियन है, उनका ये कहना है कि अलाउद्दीन के आर्थिक सुधार कोई फलदायी नहीं थे। इसी प्रकार से एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है डॉक्टर हबीबुल्ला। और डॉक्टर हबीबुल्ला का ये विचार है कि अलाउद्दीन का जो बाजार नियंत्रण या आर्थिक सुधार था वो सैनिक उद्देश्यों के लिए किया गया था। और अधिकांश इतिहासकार अभी के समय में इस विचार को, यानी जो हबीबुल्ला का विचार है, वो स्वीकारते हैं। तो अलाउद्दीन ने जो बाजार नियंत्रण या आर्थिक सुधार किए उस पर इतिहासकारों के बीच इस प्रकार के अलग अलग विचार उभर करके सामने आते हैं। हम सभी को देखेंगे, जैसे मोरलैंड ने कहा कि जो अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण किया इसका उद्देश्य सिर्फ सैनिक नहीं था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मिलिट्री को लाभ पहुंचाने के लिए ही उसने किया, बल्कि अपने पूरे साम्राज्य में उसने मूल्य को नियंत्रित किया। और जो मूल्य नियंत्रित हो गया वो अकाल के समय में भी वो मूल्य नियंत्रित रहा। यानी साहूकारों के द्वारा जमाखोरी करने को पूर्ण रूप से उसने रोक लगा दी। और जब तक वो शासक रहा उसके शासनकाल में 20 वर्षों तक मूल्य पूरी तरीके से नियंत्रित रहा। मोरलैंड कहता है कि आज के इस युग में जिस समय सरकार के पास इतने सारे संसाधन हैं और ऐसी स्थिति में मूल्य नियंत्रित नहीं रहता है, और उस मध्ययुगीन समाज में अलाउद्दीन के द्वारा मूल्य को नियंत्रित करना अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा सकती है।
उसके बाद वीपी सक्सेना ने कहा कि अलाउद्दीन सिर्फ एक सफल राजनीतिक ही नहीं था, उसने सिर्फ साम्राज्य का विस्तार ही नहीं किया, सैनिक को सुदृढ़ ही नहीं बनाया, यह एक सफल प्रशासनिक ढांचा का निर्माता ही नहीं था। ये तीनों काम उसके एक सफल राजनीतिक होने के प्रमाण थे कि उसने पूर्व के शासकों की तुलना में अपने दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य को न सिर्फ बढ़ाया बल्कि दक्कन के प्रति ऐसी वैज्ञानिक नीति अपनाई जो आगे तक काम आया, और उसके जीवन काल में उसके साम्राज्य उससे अलग नहीं हुए। इसी प्रकार जो सामंती सेना का स्वरूप था उसको चेंज करके दिल्ली सल्तनत को पहली बार एक अस्थायी सेना दी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली सल्तनत को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए अभी तक जो एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा, एक सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो डेवलप नहीं हुआ था, उस सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को वो डेवलप करने में सफल रहा। यही वजह है कि उसके बाद जो तुगलकों का दौर आया थोड़े दिन के लिए, मोहम्मद तुगलक, और फिर सैयदों और लोदी के काल में दिल्ली सल्तनत के शासक बहुत मजबूत नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली सल्तनत बचा इसलिए रहा कि अलाउद्दीन ने इस प्रकार से प्रशासनिक ढांचा का निर्माण किया था कि वो दिल्ली सल्तनत को बचाए रखा, उसका दियेंड नहीं होने दिया। तो ये सारे काम उसके सफल राजनीतिज्ञ होने के या सफल शासक होने के प्रमाण है। तो इनका कहना ये सक्सेना का कि वो एक सफल राजनीतिज्ञ ही नहीं था बल्कि इसके साथ साथ वो एक सफल अर्थशास्त्री भी था, जिसने आम जनों के लिए जो है मुल्क को नियंत्रित किया। ईश्वरी प्रसाद कहते हैं कि अलाउद्दीन का जो आर्थिक सुधार था यानी बाजार नियंत्रण, उसको इतिहासकारों के द्वारा बहुत बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया है। जितनी बातें कही जा रही हैं वास्तव में वैसी नहीं है। बाजार नियंत्रण सफल तब माना जाता जब उस समय की आर्थिक व्यवस्था ऐसी होती कि उस व्यवस्था में स्वमेव यानी ऑटोमेटिकली बाजार नियंत्रित हो जाना चाहिए था। सैनिक शक्ति के बल पर और भय दिखा करके बाजार नियंत्रण जो है वो अस्थायित्व नहीं लाया जा सकता है। यही वजह है कि अलाउद्दीन जैसे ही गद्दी पर से उतरा या उसकी मृत्यु हुई, वैसे ही उसका बाजार नियंत्रण पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हो गया। तो हर इतिहासकार के अपने अपने विचार हैं, लेकिन जो हबीबुल्लाह का विचार है वो आज के समय में सभी इतिहासकारों या अधिकांश इतिहासकारों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। और हबीबुल्लाह का क्या विचार है कि अलाउद्दीन ने जो अपने सैनिक सुधार किए उसके लिए मजबूरी था कि जो साम्राज्यवादी और विद्रोह के दमन के प्रति जो नीति अपनाई उसने, उसके लिए उसे एक विशाल सेना की आवश्यकता थी, और विशाल सेना के लिए धन चाहिए था। तो उसको मैनेज उसने इस तरीके से किया कि सैनिकों के वेतन में कटौती कर दी, और उसके बाद जो है वो सेना की संख्या को बढ़ाने में सफल रहा। लेकिन उतने कम वेतन पे सैनिक वर्ष भर कैसे रह सकते थे? तो उसके उपाय के लिए कि हम सैनिकों को सस्ता दर पर सामान सप्लाई करेंगे, तो इससे वो कम वेतन पर भी सेवा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। यही वजह है कि जो अनुसंधान हबीबुल्लाह ने किया उसमें पता ये चला कि जो सैनिक छावनियां थी या बड़े बड़े जो शहर थे, वहां नियंत्रित मूल्यों पर बाजार का निर्माण किया गया, लेकिन आम जनता के लिए सभी जगहों पे नियंत्रित मूल्यों पर बाजार का निर्माण हुआ, ऐसा प्रमाण हम लोगों को नहीं मिलता है। इससे ये तथ्य उभर करके सामने आता है कि अलाउद्दीन का मूलभूत उद्देश्य अपने आर्थिक सुधार या बाजार नियंत्रण के लिए यह था कि वो सैनिकों को कम मूल्य पर सामान उपलब्ध कराना चाहता था। ये अलग बात है कि उससे जगह जगह पर जनता भी लाभान्वित हो गई होगी, लेकिन मूलभूत उद्देश्य उसका था बाजार नियंत्रण के लिए कि सैनिकों को कम मूल्य पर सामान मिले। तो इतनी बातें साहब आपको इंट्रोडक्शंस में लिखनी है। क्लियर? बढ़े आगे? लिख लिया सबने? अब देखिए,
अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण हेतु निम्न 4 बाजारों का निर्माण करवाया। निम्न 4 बाजारों का निर्माण करवाया। उसमें पहला जो बाजार था उसको बोलते थे मंडी। क्या बोलते थे? मंडी। ठीक है। ये जो मंडी था इसमें मुख्य रूप से अनाजों की बिक्री होती थी। ठीक है। और इस अनाजों की बिक्री के लिए उसने क्या किया, तो 7 अध्यादेश जारी किए। अध्यादेश का यहां इंग्लिश होगा ऑर्डिनेंस। ठीक है। और इस तरीके से बाजार के बारे में बहुत सारे व्यवस्थाएं की। जैसे सबसे पहले बात क्या हुआ कि इसके लिए उसने एक प्रशासनिक ढांचा बनाया। क्या बनाया? बाजार को नियंत्रित करने के लिए क्या बनाया? प्रशासनिक ढांचा। और उस ढांचे में सबसे सर्वोच्च स्थान पे रहा कि एक विभाग ही बना दिया उसने जिसका नाम था दीवाने रियासत। दीवाने रियासत। और फिर इसके अधीन हर विभाग के अलग अलग शहना बनाए गए। तो ये मंडी है, तो मंडी के लिए बनाया गया शहनाए मंडी। शहनाए मंडी। हर मंडी के अलग अलग शहना थे। शहना का मतलब अधिकारी। तो मंडी यानी जहां अनाजों की बिक्री होती थी उसके अधिकारी को क्या बोलते थे? शहनाए मंडी। इसके अलावा जो आदेश दिया गया है बाजार नियंत्रण के लिए, वो आदेश पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, इसके देखने के लिए बरीद की नियुक्ति की गई। ठीक है। और इसके देखने के लिए मुन्हियान की नियुक्ति की गई। अब यहां पर आपको हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि बरीद और मुन्हियान क्या था? वो एक्चुअली में जासूस था, है ना। यानी दिल्ली सल्तनत का जो गुप्तचर विभाग था उसको बोलते थे, उसके पदाधिकारी को बरीदे ममालिक, यानी गुप्तचरों का प्रधान। और उसके अधीन बहुत सारे बरीद और मुन्हियान होते थे। तो ये दोनों गुप्तचर थे, दोनों स्पाई थे। तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या था? दोनों के बीच डिफरेंस ये था कि बरीद एक स्थान पे रह करके गुप्तचरी करता था, यानी उसके ऑफिस फिक्स होते थे, कहने का अर्थ ये है। और जो मुन्हियान होता था वो घूम घूम करके गुप्तचरी करता था। इसके अलावा ये तो बोनाफाइड लोग थे जिसके जो डिपार्टमेंट के अधीन थे, मतलब एक प्रकार से नौकरी करते थे बाजार नियंत्रण के सफलतापूर्वक लागू करने के लिए। इसको और बढ़िया से देखने के लिए अलाउद्दीन ने कुछ व्यक्तिगत प्रयास भी किए कि अपने तरफ से कुटनियों को रखता था। वो कुटनी समझते ही, ये पहले बता चुके हैं। छोटे छोटे बच्चों को रखता था वो, और छोटे छोटे बच्चों को पैसा दे दिया कि जाओ बाजार से सामान लेकर करके आओ। और देखता था कि जो सामान आया वो जो दर निर्धारित है उस पर मिला कि नहीं,
और दूसरा कि उसमें कोई मिलावट है कि नहीं, तीसरा कि वजन ठीक है कि नहीं। और अगर ये ठीक रहा तब तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं तो बहुत कठोर दंड देना देता था। तो इस तरीके से एक हैवोक, एक डर व्यापारियों के अंदर पैदा करने में वो सफल रहा अपने इस बाजार नियंत्रण के प्रशासनिक ढांचे के द्वारा, और इस ढंग से उसका ये अपने जीवन काल में सफल रहा। तो ये तो फर्स्ट स्टेप था उस 7 अध्यादेश के अधीन, कि फर्स्ट पहले उस पॉलिसीज को, यानी मार्केट कंट्रोल के पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए उसने एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया। क्लियर? अब देखिए उसके बाद अगला जो वो कदम उठाता है अलाउद्दीन, वो उठाता है कि साहब अनाजों के दाम उसने फिक्स कर दिए। अनाजों का प्राइस उसने निर्धारित कर दिया, और जो निर्धारित किया उसको कड़ाई से लागू किया कि जो दर है उससे आप ज्यादा पैसा नहीं ले सकते। जैसे गेहूं को ले लीजिए, तो गेहूं 7.5 जीतल प्रति मन, जीतल समझ रहे हैं ना आयर साहब? नहीं समझते हैं? जीतल नहीं पढ़ा है, इल्तुतमिश पढ़ा रहे थे तो उस समय में 2 शब्द आपको दिया था हमने, एक शब्द था टंका और दूसरा शब्द था जीतल। कोई भी स्टूडेंट्स बताए चांदी का सिक्का कौन वाला था? नहीं, यही गलत है ना। चांदी के सिक्के को टंका बोलते थे, और ये 174 ग्रेन का था, और तांबे के सिक्के को जीतल बोलते थे, और ये 320 ग्रेन का था। तो ये सब चीज मेमोराइज रखिए, सब कॉमन क्वेश्चंस बनेगा आपके एग्जामिनेशंस में, बात समझिए। हम इसीलिए क्लास में बीच बीच में आपको टोक करके पूछते हैं कि पता चले कि आप घर पर पढ़ रहे हैं कि नहीं। एटलीस्ट इतना मेहरबानी कीजिए आप लोग कि जो कॉपी में लिखते हैं उसको कम से कम रिवाइज कर लिया कीजिए। चलिए होमवर्क नहीं बनाते हैं, कोई बात नहीं भाई, लेकिन इतना भी नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे काम चलेगा बोलिए आप ही लोग। तो उसको रूटीन रखिए कि रिपीटेशंस करते रहिए, कॉपी को देखते रहिए, टाइम कम से कम 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के लिए निर्धारित कीजिए कि सर जो पढ़ा रहे हैं, जो लिखवा रहे हैं, उसको हम लोग डेली रिपीट करते रहे। तो उससे ये फायदा होगा कि जब पढ़ेंगे, रिविजन्स करेंगे उसको, तो मेरा लेक्चर्स भी आपके दिमाग में घूमने लगेगा, और इस ढंग से आपको टॉपिक पूरा कंप्लीट रहेगा, है ना। तो गेहूं 7.5 जीतल प्रति मन, यानी एक मन अगर गेहूं आपको लेना है तो 7.5 जीतल रुपया मिलेगा, माने 7.5 जीतल में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जौ का रेट था 4 जीतल प्रति मन, उसके बाद चावल जो था 5 जीतल प्रति मन, उसके बाद मोठ जो था वो 4 जीतल प्रति मन। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन ने सारे खाद्यान्न पदार्थों,
यानी फूड ग्रेन्स, मोटे अनाज। तो फूड ग्रेन का दर जो है निर्धारित किया कि इससे आप अधिक नहीं ले सकते। अब देखिए, सामानों की आपूर्ति बनी रहे, तो उसने क्या किया सामानों की आपूर्ति के लिए कि बड़े बड़े भंडार गृह का निर्माण करवाया, यानी अनाज रखने हेतु रखने के लिए भंडार गृह यानी स्टोरेज हाउस बनाए। कि हम इतना अनाज को स्टोर कर लेंगे कि अगर किसी वर्ष अनाज नहीं होगा तो सरकार के तरफ से अनाज सप्लाई किया जाएगा और मूल्य नियंत्रित रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर स्वतंत्रता के बाद हमारी भारत सरकार ने भी किया। क्या किया कि 1971 में फूड ग्रेन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई और जगह जगह पर उसके बड़े बड़े गोदाम बने। जैसे गया में भी है, आप उधर जाइएगा, हाँ, तो वहां भी आपको एफसीआई का गोडाउन मिलेगा, कितने बड़ा बड़ा बना हुआ है। और उसमें क्या है, तो सरकार जो है किसानों से अनाज खरीद के उसमें स्टोर करती है। किस लिए? तो जब भी जरूरत पड़े, किसी वर्ष फसल नहीं हुआ तो देश भूखा नहीं मरेगा। इसके पहले हमारे देश में अनाज की बड़ी कमी थी, शॉर्टेज थी। आजादी के बाद से लेकर के 71 तक हम लोग दूसरे देशों के अनाज के मामले में गुलाम थे, भूखमरी की स्थिति थी। 66-67 में हमारे देश में एक क्रांति हुई जिसको बोलते थे हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन, और उसके बाद हमारे देश में उत्पादकता में वृद्धि हुई। तब हम अधिशेष प्राप्त करने की स्थिति में आए, वरना 71 के पहले हालात काफी दयनीय था। तो ठीक इसी प्रकार से अलाउद्दीन ने इस बात का फैसला किया कि भारत एक वर्षा पर निर्भर देश है, इसकी कृषि मानसून के साथ जुआ है, हर वर्ष अच्छे फसल होंगे ऐसी गारंटी नहीं है। तो हम अगर मूल्य नियंत्रण करना चाहते हैं तो हमारे पास अनाजों का स्टोरेज होना चाहिए, भंडार होना चाहिए, ताकि अगर अनाज पैदा नहीं हो तो भी हम प्राइस कंट्रोल कर लें। और स्टोरेज बनाने के बाद अगला कदम जो उसने उठाया स्टेप, वो ये कि खालसा भूमि और दोआब से भूराजस्व अनाज के रूप में लिया। भूराजस्व अनाज के रूप में लिया। यह सेंटेंस समझ में आ रहा है आपको? खालसा भूमि आपको पहले ही एक बार बता चुके हैं हम कि ऐसी भूमि जो सरकार की भूमि है, और दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा खालसा भूमि किसी के पास, किसी सुल्तान के समय में हुआ तो वो अलाउद्दीन का। क्यों? क्योंकि उसने सारे इनाम की भूमि को छीन लिया। इनाम की भूमि समझ रहे ना, जो कर मुक्त भूमि बहुत सारे लोगों को दी गई थी, या सामंतों को जो भूमि दी गई थी जो सैनिक सेवा दे रहे थे, ऐसे सारे भूमियों को छीन लिया और उसके कारण सरकारी भूमि की मात्रा बढ़ गई। तो वही सरकारी भूमि को खालसा भूमि कहा जाता है। और भारत में कुछ पॉकेट ऐसे हैं जहां की भूमि काफी उपजाऊ है और सालों भर वहां फसल होता है। उसमें से एक क्षेत्र है दोआब। दोआब का शाब्दिक अर्थ होता है, आप का मतलब होता है पानी, और दो का मतलब होता है टू, यानी दो पानियों की बीच की भूमि। तो दो पानियों की बीच की भूमि कहीं पर भी होगी तो दोआब होगा। लेकिन भारत में स्पेशली जो दोआब शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो उत्तर
प्रदेश में गंगा जमुना दोआब की बात की जाती है। गंगा कहाँ? गंगोत्री से निकलती है, और यमुना कहाँ? तो यमुनोत्री से निकलती है। दोनों कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, यह हिमालय में है, और दोनों के बीच डिस्टेंस है। तो यमुनोत्री और गंगोत्री से निकलने के बाद दोनों एक साथ पैरेलल बहते हैं, लेकिन एक दूरी के साथ। तो वो जो भूमि की दूरियां हैं वही दोआब है। अब सोचिए, सदावाहिनी पेरेनियल रिवर है, और उस रिवर में कभी पानी की कमी नहीं है, वर्ष में बाढ़ भी लाता है, तो उसका दोआब तो स्वाभाविक रूप से काफी फर्टाइल होगा, काफी उपजाऊ होगा। तो इसलिए जो गंगा जमुना का दोआब था वो काफी उपजाऊ था, और यहां से रेवेन्यू अच्छे मिलते थे। और जगहों से डर था कि रेवेन्यू अबवाब रह जाता था, यानी बकाया रह जाता था, लेकिन दोआब में रेवेन्यू कभी बकाया नहीं रहता था, क्योंकि वर्षा हो या नहीं हो, फसल हो जाती थी। दोआब के क्षेत्र के कृषक वर्षा पर निर्भर नहीं रहते थे। तो ऐसी परिस्थिति में इन दो जगहों से अलाउद्दीन ने फैसला किया कि हम हार्ड कैश में भू राजस्व नहीं लेंगे, जो भी भू राजस्व देगा वो अनाज के रूप में देगा। तो इसका क्या बेनिफिट हो गया कि जो स्टोरेज हाउस भंडार गृह उसने बनाए थे वो अनाजों से हमेशा भरते रहे। उसके अलावा उसने यातायात का उचित प्रबंध किया, उचित प्रबंध एवं नियंत्रण किया। यानी दोआब क्षेत्र से और खालसा भूमि क्षेत्र से जो अनाज स्टोर किए गए टैक्स के रूप में, वो दिल्ली स्थित मुख्य भंडार गृह में आए। इसके लिए जरूरी था कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो अच्छा हो और करप्शन लेस हो। करप्शन लेस का मतलब समझते हैं? जैसे अभी ट्रक वाला जीटी रोड पर जाता है, जैसे तेल लेके जा रहा है, मान लिया जाए, बहुत सारा लिक्विड चीज या अनाज लेके कुछ भी लेके जा रहा है, तो रास्ते में रोक करके ट्रक को उसमें से किसी तरह से निकाल के बेच देता है। और जब थोड़ा बहुत निकाल लिया तो जहां देने जा रहा है वो पता है उसकी रास्ता में बाबू छलक उलक के गिर गया होगा। हाँ भाई, हो सकता है थोड़ा चढ़ाई पर गया तो ढक्कन से कुछ तेल गिर गया, या अनाज हुआ तो भाई इतना धक्का उक्का लगते हुए आया है, सरसरा के कहीं पर गिर गया होगा, तो इस ढंग से चल जाता है। तो इसको बोला जाता है कि यातायात का भ्रष्टाचार, ट्रेवलिंग करप्शन। तो अलाउद्दीन इतना सचेत था कि जिन गाड़ियों की व्यवस्था थी, जो ड्राइवर उसके माने उस समय गाड़ी थोड़ी ट्रक थोड़ी होते होंगे, उसमें बैलगाड़ी से ढुलाता था, तो उसकी व्यवस्था थी कि जो लोड हुआ है वो अनलोड होते समय उतना ही रहे। और इसका पूरा एक प्रशासनिक ढांचा उसने निर्मित कर रखा। साथ ही साथ अंतिम बात ये व्यवस्था की कि उसने कठोर दंड का प्रावधान किया। कठोर दंड का आप बात सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि क्यों बाजार नियंत्रण उसके जीवन काल में सफल रहा। कि जैसे कोई दुकानदार अगर कम तौल के किसी को दे दिया और पता चल गया, तो जितना उसने कम तौला है उतना ही वजन का मांस उसके गोश्त से काटा जाएगा। तो अगर एक आध दो ठोके के साथ ऐसा हो गया तो कौन दुकानदार बोले है कि हम कम देंगे? कोई अपना जिस्म कटवाएगा? कितना दुख होता है, तकलीफ होता है। तो इस तरीके से साहब उसने जो मंडी बनाई, उस मंडी को इस ढंग से संचालित किया है? अरे तुम यार ऐसा बोलते हो कि कुछ मेरे कान में पहुंच ही नहीं पाता है। थोड़ा कस करके। अब वो बात अलग हो गई, हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, वर्तमान नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? इसको मिटाऊं साहब?
सब लोगों ने लिख लिया? अब देखिए, अगला जो मार्केट हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको, उसको बोलते हैं सराय अदल। सराय ए अदल। देखिए, अगर शब्द के हिसाब से देखेंगे, ठीक है, तो आपको ये बाजार दिखाई ही नहीं देगा। जैसे सराय का मतलब क्या होता है? ठहरने की जगह, ऐसा जहां रुका जा सके। और अदल का मतलब होता है इंसाफ, यानी जस्टिस, यानी ऐसा जगह जहां जस्टिस होता हो। तो शब्द की उत्पत्ति के आधार पे अगर कोई पूछ देगा, आप इसको ट्रांसलेट कीजिएगा तो बोलिए कि न्यायालय के बारे में कहा जा रहा है। लेकिन ये न्यायालय नहीं था, ये एक बाजार था। नहीं, उच्च न्यायालय भी नहीं था। तो हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन इसलिए कर दे रहे हैं कि अक्सर इस शब्द को दे करके पूछ देता है कि क्या था ये। तो थोड़ा बहुत भी जो उर्दू या अरबी के लफ्जों को जानते हैं, उसके मीनिंग जानते हैं, तो वो बिना सोचे समझे न्यायालय मार देंगे कि अदल है भाई तो इसका मतलब न्यायालय होगा, सराय का मतलब ठहरने की जगह। उसी ढंग से वो ऑप्शन भी क्रिएट करता है कि आप बहकिए देख करके। तो इसीलिए यहाँ पर ठहर करके आपको बता दे कि ये न्यायालय व्यायालय नहीं है। ये क्या है? तो सिंपल सी बात है कि बाजार है। अब ये कैसा बाजार है? तो इसके बारे में कहा जाता है कि ऐसा बाजार, ऐसा बाजार जहां बाहर के सामान बेचे जाता है, बाहर के सामान बेचे जाते हो। बात समझ में आई? जैसे हर चीज तो भारत में उपलब्ध नहीं था, कुछ चीजें ऐसी थी जो अलाउद्दीन का साम्राज्य था, उस साम्राज्य के बाहर के क्षेत्रों से आयात किया जाता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कपड़ा। कपड़ा ऐसी बात नहीं थी कि भारत में नहीं बनते थे, लेकिन बहुत सारे कपड़े ऐसे थे भारत में जो प्रचलित थे, जो विदेशों से आते थे। जैसे चीनी, उस समय मीठा के रूप में जो था वो खांड या गुड़ प्रचलित था, चीनी नहीं प्रचलित था। जैसे दीपक जलाने का तेल, तो ये सब कुछ ऐसा आइटम था जो अलाउद्दीन के साम्राज्य के बाहर के क्षेत्रों से आयात किया जाता। दूसरे शब्दों में कहिए कि आप इसको एक शब्द दे दे, आयातित माल का बाजार। आयातित माल का बाजार को क्या बोलते थे? सराय अदल। इसको इंग्लिश में अगर बात किया जाए तो मार्केट ऑफ इंपोर्टेड गुड। ठीक है? अब देखिए, ये जो बाजार था ये मुल्तानी व्यापारियों के हवाले कर दिया गया। मुल्तानी व्यापारियों द्वारा संचालित होता था, और मुल्तानी व्यापारी जो इस काम को करते थे उसमें वो कमीशन के आधार पर करते थे। कमीशन के आधार पर।
तो थोड़ा इसको समझते हैं कि जो सराय अदल में जितने प्रोडक्ट बिकते थे तो वो कोई व्यक्ति नहीं बेच सकता था। वो एग्रीमेंट अलाउद्दीन ने किया था मुल्तानी व्यापारियों के साथ, क्योंकि इस बाजार में जो चीज बिकता था वो बाहरी देशों से मुल्तान के व्यापारी ही लाते थे शुरू से, और उस पर उनका एक अधिकार था। इसलिए सिस्टम के तरह सिस्टम के साथ सराय अदल चले तो ये सुविधाजनक उसको ये लगा कि जो पूर्व से व्यापार कर रहे हैं उन्हीं के साथ सरकार एग्रीमेंट कर ले कि आप ही इस व्यापार को कीजिए। और उसमें जो नीति अपनाई कि मुल्तानी व्यापारियों से इस बात का एग्रीमेंट किया उसने कि आपको धन हम देंगे, जो कपड़ा, शक्कर, बत्ती जलाने का तेल, ये सब जो आप ला के बेचेंगे कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कीजिए, वो पैसा सरकार देगी आपको, और सरकार ने जो दर निर्धारित किया है उसी दर पर आप बेचेंगे। तो आपको बेनिफिट क्या होगा भाई? तो जो सामान बेचेंगे वो आपको कमीशन मिलेगा उस पर। तो इस तरीके से मुल्तानी व्यापारी तैयार हो गए, और इस बाजार में जो चीज बिक्री होती थी सराय अदल में, उसमें जो वस्तु था वो वस्तु क्या क्या था साहब? तो कपड़ा था, शक्कर था, शक्कर बड़े समझ गए ना, उस समय चीनी को शक्कर ही बोला जाता था, और दीपक जलाने का तेल, तो दीपक जलाने का तेल किरासन तेल मत समझ लीजिएगा, नहीं, तिल का तेल, ठीक है, तिल का तेल स्पेशल आता था, वो दीपक जलाने के लिए इस्तेमाल होता था। तो ये सारी चीजें कहां बिकती थी? सराय अदल में बिकती थी। अब इन सारी चीजों का अगर मूल्य की बात किया जाए तो बरनी हमें मूल्य नहीं बताता है, सॉरी, बरनी मूल्य तो बताता है लेकिन मात्रा नहीं बताता है। मूल्य में सिर्फ दो बात वो लिखता है तारीख फिरोज शाही में, और वो बात क्या लिखता है कि जो कपड़ा मिलता था वो मोटा कपड़ा सोलह टंके में मिलता था। अब 16 टंके में कितना मिलता था? 1 मीटर, 2 मीटर, ये नहीं बताता है। विद्वान ये कहते हैं कि इसका अर्थ ये हुआ कि टुकड़ों में कपड़ा बिकता था। पीस होता है ना, कि जैसे आप पैंट का पीस लेने गए, दुकानदार एक पीस काट के रखे हुए हैं, शर्ट लेने गए तो 2 मीटर का कपड़ा रखे हुए हैं, और उसका दर तय है कि ये वाला पीस इतने का, ये वाला पीस इतने का। तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन सिर्फ मूल्य लिखा हुआ है, तो उससे इतिहासकारी अंदाजा लगाते हैं कि जितना कपड़ा एक आदमी प्रयुक्त करता होगा उसका दाम कितना था? 16 टन का। किसका? मोटे कपड़े का। और उसके बाद रेशमी कपड़ा, रेशमी कपड़ा को आप महीन कपड़ा कहिए, इसका रेट जियाउद्दीन बरनी बताता है कि 36 टंका में मिलता था। इसी प्रकार से दीपक जलाने के तेल का भी रेट है और शक्कर का भी रेट है। तो ये वो दूसरा बाजार था जो किसी से संबंधित था, सराय अदल से। वस्तु क्या बिकती थी इसमें? तो कपड़ा बिकता था, शक्कर बिकता था, और दीपक जलाने का तेल बिकता था। क्लियर? बढ़ू आगे? हो गया? अब आते हैं हम लोग तीसरे बाजार पे। तीसरा बाजार जो था वो जानवरों एवं दासों का था।
इससे यह पता चलता है कि उस समय दास व्यापार भारत में हो रहा था, तभी ना दासों का बाजार लगता था। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, अब तो खैर बंद हो गया है, ये जो आपके बिहार में सोनपुर में मेला लगता है, यहां भी कुछ समय पहले तक दास बिका करते थे, अब नहीं बिकता है। नहीं, अब तो दास व्यापार बैंड है, लेकिन अब कब तक बिकता रहा ये हमारे पास डेटा नहीं है, लेकिन सुनते आए हैं कि सोनपुर बाजार में भी दासों का व्यापार होता था। तो ये तो बहुत पहले की बात है। अब देखिए, जो पशु थे, पशु का मूल्य निर्धारित कर दिया गया इस बाजार में। अच्छे, एक बात आप याद रखिए कि ये सब उसी प्रशासनिक ढांचे से चल रहा है जो प्रशासनिक ढांचा पहले वाले बाजार में स्थापित था। ये सभी बाजार दीवाने रियासत के अधीन है और हर बाजार के शहनाई मंडी हैं, ठीक है। हर बाजार में बरीद और मुन्हियान है और वो इसकी कड़ी निगरानी रख रहा है। तो इसलिए वो सब चीज हर में हम नहीं लिख रहे हैं, शुरू में ही लिख दिया। पशु में सबसे पहला जो पशु था जो काफी इंपॉर्टेंट था वो था घोड़ा। घोड़ा क्यों था? तो घोड़ा सिर्फ राज्य के लिए सैनिक सेवा देने हेतु ही नहीं था। राज्य को तो घोड़े की जरूरत थी ही, और जो घोड़ा था वो खुरासान का घोड़ा काफी अच्छा माना जाता था, या मध्य एशिया घोड़ा काफी पॉपुलर था। तो इसलिए बाजाबते तौर पे व्यापारी वहां से घोड़ा लेकर के आते थे। तो इसकी खपत सिर्फ राज्य के पास नहीं थी, जो प्रांतों के सामंत थे उनको भी घोड़े चाहिए था। इसके अलावा व्यापारियों को भी अपने माल ढोने के लिए घोड़े का जो बदला हुआ रूप था खच्चर, वो भी चाहिए था, वो भी घोड़ा ही माना जाता था। तो इसलिए उपयोगिता बहुपक्षीय था घोड़े का, इसलिए घोड़े का बाजाबता बाजार। तो उसमें घोड़े की जो कैटेगरीज थी वो सबसे उत्तम, माने सबसे श्रेष्ठ जो घोड़ा होता था उसका रेट 100 से 200 टंका के बीच होता था, ठीक है। इसके बाद मध्यम जो घोड़ा होता था यानी मिडिल टाइप का, उसका रेट 80 से 90 टंका होता था, 80 से 90 टंका होता था। और निम्न श्रेणी का जो घोड़ा होता था वो 70 या 60 कहिए, 60 से 70 टंका तक होता था। टंका समझिए, पहले बता दिया, यानी ये चांदी का सिक्का था। और ये जितने थे वे सब बाहर से आ रहे हैं। जो टट्टू होता था वो भारतीय होता था। टट्टू मैंने समझते हैं, सामान ढोने के लिए। खच्चर, ये गधा जो बोल लीजिए, तो उसको बर्नी इस्तेमाल करता है टट्टू। ये जो है 20 से 30 टंका के बीच में मिलता था, ठीक है। अब ये तो हो गया घोड़ा। आदमियों का भी व्यापार होता था, दासों का। तो दास का अगर देखिए तो जो घरेलू दासी जो होती थी, घरेलू दासी जो होती थी उसका रेट 10 से 15 टंका के बीच में होता था, ठीक है। और औरत में ही कनीजे कनारी कहलाती थी, यानी खूबसूरत लड़कियां जो होती थी जो घर का काम नहीं करती थी,
इनका रेट थोड़ा ज्यादा था और ये 40 से 50 टंका के बीच था इनका रेट। ठीक है, उसके बाद ये तो दासी हो गई। अब आइए घरेलू दास। तो घरेलू दास भी 10 से 15 टंका में मिल जाता था, लेकिन खूबसूरत लड़का अगर कोई दास बनता था, जिसको सुंदर दास कहा जा सकता है, वो रेट उसका थोड़ा ज्यादा था, 40 से 50 टंका। अगर कुशल दास होता था, कुशल माने कोई टेक्निक वो जानता हो, टेक्निक समझ रहे हैं, जैसे बढ़ई का काम जानता हो, लोहार का काम जानता हो, इस टाइप से, तो उसके रेट ज्यादा थे और वो 30 से 40 टंका में बिकता था। और जो अकुशल थे, जिसके लिए शब्द निकट्ठू इस्तेमाल हुआ है, मतलब जो कोई काम का नहीं होता था, बैठ के खाता था, वो 5 से 10 टंका के बीच में मिल जाया करता। ठीक है साहब, तो ये था दासों का बाजार या पशुओं का बाजार। अब चौथा बाजार जो है वो सामान्य बाजार था। क्या कहा जाता है उसको? हाँ भाई, अब ऐसा बूढ़ा सब ये सब थोड़ी रखेगा, काम जिससे होगा उसी को रखेगा। आप जो आपके दिल में जो है ना, वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आप कोई गलत बात नहीं सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं वही चीज है। ठीक है, तुम मुंह से ना बोलो, आंखें तो बताती हैं, क्या दिल में है तेरे हम खूब समझते हैं। ठीक है, तो सामान्य बाजार, अभी तक जितना बाजार हमने पढ़ाया, इससे इतर हट करके जो जितने छोटे मोटे सामान थे वो सामान्य बाजार में मिलते थे। इसको आप ग्रोसरी हाउस बोल सकते हैं, यानी आपके मोहल्ले टोले में जो बनिया का दुकान होता है, जिसमें हर चीज मिल जाता है, पैम्पर है तो हाँ, दतुन है तो हाँ, तेल है तो हाँ, यानी कोई चीज जो है वो, हाँ गोली भी मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हाथ कट दिया तो बैंडेड है तो हाँ वो भी है। तो इस तरह के ग्रोसरी के हाउसेज होते थे, जहाँ छोटे मोटे जो चीज उस समय अवेलेबल था, हम तो आज का एग्जांपल दे रहे हैं, तो वो सामान बाजार में मिल जाते थे। तो ये था छात्रों अलाउद्दीन का बाजार नियंत्रण। हम समझते हैं कि अलाउद्दीन का बाजार नियंत्रण समझाने में हम सफल रहे। इसके बाद एक दूसरा टॉपिक है, उसको भी पढ़ाते हैं, थोड़े देर में हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।